नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रोम में डिनर पर हुई भारत और इटली के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात। मशहूर कोलोजियम का भी किया दौरा। महत्वपूर्ण विषयों पर हुई बात। अब द्विपक्षीय वार्ता में भारत इटली की दोस्ती को और मजबूत बनाने पर होगी चर्चा। द्विपक्षीय वार्ता से पहले पीएम मोदी और मेलोनी का अखबारों में साझा लेख। कहा, भारत इटली के बीच आईएमईसी कॉरिडोर से नई आर्थिक धुरी बनाने की तैयारी। नए इंडो मेडिटेरेनियन क्षेत्र का भी होगा उभार। एनसीपी नेता शरद पवार का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। दक्षिण कोरिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर फोकस। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान। समझौते के लिए बेताब है ईरान। बहुत जल्द खत्म होगा युद्ध। तेल की कीमतों में भी आएगी भारी गिरावट। और अब इन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इटली की यात्रा पर हैं। रोम में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी का खास अंदाज में स्वागत किया और उनके साथ एक सेल्फी पोस्ट करके लिखा, रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी के सम्मान में डिनर का भी आयोजन किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने रोम के ऐतिहासिक कोलोजियम का भी दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यहां की वास्तुकला को सराहा। मेलोनी के साथ यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की सेल्फी भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। पीएम ने यह भी कहा कि आज होने वाली औपचारिक वार्ता में भारत इटली मित्रता को और मजबूत करने के रास्तों पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को भारत और इटली के रिश्तों को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है। और दोनों नेताओं ने रोम में ऐतिहासिक कोलोजियम का भी दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने यहाँ की वास्तुकला को सराहा और प्रधानमंत्री मेलोनी ने यहाँ पर पीएम मोदी के साथ एक सेल्फी ली। दरअसल ये कोलोजियम इटली का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर भी है। रोम में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री ने एक साझा लेख लिखा। दोनों नेताओं ने कई अहम बातें लिखी जो दोनों देशों के रिश्तों को एक वैश्विक मजबूती दे रही हैं। लेख में लिखा गया है कि भारत और इटली के संबंध निर्णायक दौर में है। दोनों देशों के रिश्तों में अभूतपूर्व विस्तार देखा गया है और अब ये नया दौर जो है वो रणनीतिक साझेदारी का है और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए दोनों ही देश प्रतिबद्ध हैं। जिक्र किया गया है आईमैक का, जिसकी शुरुआत की गई थी G20 सम्मेलन के दौरान। भारत में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बड़ी पहल, जिसको कहा जा रहा है कि ये एक नए इंडो मेडिटेरेनियन क्षेत्र का उभार है, क्योंकि इटली माना जाता है कि अफ्रीका और यूरोप दोनों ही जो टेरिटरीज हैं उनके लिए एक बड़ा गेटवे है। आईमैक कॉरिडोर से नई आर्थिक धुरी बनने की भी तैयारी है। व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, डेटा और विचारों का एक बड़ा गलियारा दोनों देशों को और ज़्यादा करीब लाता है। दोनों देशों की पूरक शक्तियों का बेहतर उपयोग करना ज़रूरी है। यानी इटली की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जो टेक्नोलॉजी है, वो भारत के ह्यूमन कैपिटल के साथ कैसे जुड़े। भारत रक्षा और टेक्नोलॉजी में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेड इन इंडिया और मेड इन इटली, इसका कैसे एक अद्भुत संगम किया जाए। दोनों ही देशों की मैन्युफैक्चरिंग ताकत का संगम कैसे दुनिया को फायदा दे सकता है। इसके साथ ही जो नए उभरते क्षेत्र हैं जिसमें ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सेक्टर में जो सहयोग है उस पर भी फोकस किया गया है। लेख में ये माना है दोनों ही नेताओं ने कि दोनों देशों के बीच संभावनाएं असीम है। हिंद प्रशांत से यूरोप तक
ये कनेक्शन मजबूत हो रहा है। साथ ही साथ दोनों ही देश लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, इनोवेशन पर फोकस स्पष्ट दिखता है, विकास पर साझा सोच स्पष्ट दिखती है, और साथ ही साथ व्यापार को अगले स्तर पर लेकर के जाना है, जहां पर अगला लक्ष्य है 20 बिलियन यूरोज का जो बायलैटरल ट्रेड है वहां तक व्यापार को लेकर के जाना, और इकोसिस्टम 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स यहाँ एक दूसरे के यहाँ कारोबार कर रहे हैं, उसमें कैसे और भी ज़्यादा मजबूती ले जाए। रक्षा और सुरक्षा बहुत ही मजबूत स्तंभ है दोनों ही देशों के बीच संबंधों को लगातार मजबूती देने के लिए। और एक और बड़ी बात जिससे पूरी दुनिया इस वक्त संकट में है, ऊर्जा सुरक्षा, जिसमें खासतौर पर ईवी टेक्नोलॉजीज और स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में कैसे जो इटालियन टेक्नोलॉजी है भारत की मदद कर सकती है। ऊर्जा एक और साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। और अब हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे के दूसरे दिन यानी आज का क्या कुछ कार्यक्रम है। अगर हम आज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले क्विरिनाले पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ विला पैम्फिली इस जगह में शिखर बैठक करेंगे। इसे बहुत ही संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। इसके बाद जो तीसरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो है वहाँ के कारोबारी नेताओं के साथ, दोनों देशों के कारोबारी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की बैठक होगी। रिफॉर्म्स के संदेश, जो चुनौतियाँ हैं उस पर चर्चा होगी, निवेश का आह्वान होगा। और प्रधानमंत्री मोदी इटली छोड़ने से पहले वहाँ पर खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का दौरा करेंगे। पीएम मोदी इससे पहले जून 2024 में G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली गए थे, जहाँ पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। उसके बाद G20 में भी दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी। अब देखते हैं कि भारत और इटली के बीच में क्या कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बड़े आइटम्स हैं जिन पर फोकस रहने वाला है और कैसे इसको मजबूत किया जाएगा। इटली को जो निर्यात किया जाता है उसमें लोहा, स्टील और धातु उत्पाद भारत से जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम उपकरण भी बड़ी संख्या में इटली को भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही साथ ऑर्गेनिक केमिकल्स एक बड़ा सेक्टर जो कि इटली को निर्यात किया जाता है भारत से। रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चे तेल हम लेकर के आते हैं, उसको रिफाइंड करते हैं और उसके बाद यूरोपीय देशों खासतौर पर इटली को भेजा जाता है। टेक्सटाइल और फुटवेयर प्रोडक्ट्स भी बड़ी संख्या में इटली को निर्यात किए जाते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी को लेकर के दोनों देश काफ़ी करीब पहले से ही हैं। एग्रीकल्चर और मरीन उत्पाद भी इटली को एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। कॉफ़ी बीन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लगातार जो न्यू एज कॉफ़ी है उसकी मांग ग्लोबली बढ़ रही है। भारत उसमें एक महत्वपूर्ण सप्लायर के रूप में उभरा है। लोहा, स्टील, धातुएं, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम उपकरण, ये सब कुछ भारत से इटली को निर्यात किया जाता है। और अब देखते हैं कि भारत में क्या कुछ आयात होता है। ऑर्गेनिक केमिकल्स भी निर्यात करते हैं हम। आयात की अगर हम बात करें तो भारत औद्योगिक मशीनरी, जो बड़े मशीनरी प्लांट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले, वो हम इटली से मंगाते हैं। बॉटलिंग, हम पैकेजिंग सिस्टम, इटालियन पैकेजिंग और बॉटलिंग जो मशीनरी है उसको हम मंगाते हैं। ट्रांसफार्मर्स और औद्योगिक वॉल्व्स का हम लोग इंपोर्ट करते हैं। पावर ग्रिड के लिए जो उपकरण चाहिए, जो इक्विपमेंट्स चाहिए, हैवी इक्विपमेंट्स, उसका हम लोग इंपोर्ट करते हैं इटली से। ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और मेडिकल और वैज्ञानिक उपकरण भी इटली से मंगाए जाते हैं। तो कैसे इस जो द्विपक्षीय कारोबार है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर फोकस। और यूरोप में भारत की जो रणनीतिक पकड़ है वो किस तरह से मजबूत हो रही है, उसको भी हम इस समय आपके सामने रेखांकित कर रहे हैं। जो समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग जो लगातार पहले से चलता चला आ रहा है, उसमें हम कैसे और ज़्यादा मजबूती ले आएँ, उस पर फोकस स्पष्ट तौर पर दिखाई दे सकता है द्विपक्षीय वार्ता के दौरान। आईमेक बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, इसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और G20 के दौरान इसकी शुरुआत की गई। इटली का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें, और भारत से यूरोप तक नया व्यापारिक रास्ता मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। और इटली को एक गेटवे माना जाता है, अफ्रीका का गेटवे माना जाता है, यूरोप का। तो ये भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। 2029 तक जो द्विपक्षीय कारोबार है उसको $16 बिलियन से 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी साझेदारी यानी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, उस पर फोकस हो सकता है। और भारत इटली द्विपक्षीय संबंध लगातार क्यों मजबूत हो रहे हैं, आखिर क्यों है भारत इटली के संबंध इतने अहम, आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिली है।
इस दौरान दोनों सरकारों ने द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर बेहद सक्रियता दिखाई है। पीएम मोदी अपने यूरोपीय दौरे के अंतिम चरण में इतालवी प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर इटली की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा कर रहे हैं। बीते कुछ समय में दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। 2024 में भारत और इटली ने ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 की घोषणा की थी, जिसके बाद दोनों पक्ष इस एक्शन प्लान को लागू करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इस एक्शन प्लान में आर्थिक से लेकर रक्षा क्षेत्र और राजनीतिक संवाद से लेकर कनेक्टिविटी के मुद्दों को ध्यान में रखा गया है। इस विशेष एक्शन प्लान में भारत इटली के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, अंतरिक्ष, प्रवासन और गतिशीलता, पर्यटन और नागरिकों के बीच आपसी संबंधों की मजबूती तक तमाम अहम विषय शामिल हैं। 2023 में भारत इटली ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। पिछले कुछ समय में दोनों देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय और वैश्विक मंचों पर शीर्ष नेताओं के बीच नियमित संवाद देखने को मिला है। इटली यूरोपीय संघ में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 14.25 अरब यूरो तक पहुंच गया, जिसमें भारत का निर्यात करीब 8.55 अरब यूरो था और इटली से भारत का आयात 5.7 अरब यूरो दर्ज किया गया। दोनों देशों के बीच सेवाओं का व्यापार 2025 में 1.33 अरब यूरो रहा। दोनों देशों ने 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इटली ने अपनी वैश्विक व्यापार रणनीति के तहत भारत को प्राथमिकता वाले देशों में से एक के रूप में मान्यता दी है। साथ ही इटली भारत के नेतृत्व वाली कई बहुपक्षीय पहलों का भी हिस्सा बन चुका है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन CDRI और हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI शामिल हैं। साथ ही इटली भारत के साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी संस्थापक सदस्य है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की इटली की यात्रा दोनों देशों के बीच जारी सहयोग को नई गति प्रदान करेगी। पीएम मोदी का यह दौरा दोनों देशों के बहुआयामी रिश्तों को और अधिक मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और रोम में प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया और इस अवसर पर वाराणसी की एक पेंटिंग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये पेंटिंग प्रसिद्ध कलाकार गियामपाओलो टोमासेटी द्वारा बनाई गई और वाराणसी शहर की जीवंत आत्मा को खूबसूरती से दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेंटिंग की तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की और कहा, कोट, रोम में काशी की एक झलक देखने को मिली है। गियामपाओलो टोमासेटी का भारतीय संस्कृति से प्रेम 4 दशकों पुराना है। उनकी पेंटिंग कला और भारतीय संस्कृति के प्रति गहरे लगाव को दर्शाते हैं। स्वामिनी आत्मानंद गिरी और मार्टिना मीनाक्षी ने इस अवसर पर कुचिपुड़ी, लुक्रेजिया मनिस्कोटी और वलेरिया वेस्पाजियानी ने भारतनाट्यम और रोजेला फनेली ने कथक की शानदार प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री ने इन सभी कलाकारों को सराहा और उनका उत्साहवर्धन किया। और इटली के रोम में प्रधानमंत्री का स्वागत संगीत और वादन के साथ किया गया। इस अवसर पर वलेरियो ब्रूनी ने संतूर, लियो वार्तुनी ने सितार, साइमन मतिलो ने बांसुरी, फ्रांसिस्को घेराडगी ने तबला और निकोलो मेलोची ने शानदार बांसुरी वादन के साथ प्रधानमंत्री का इस अवसर पर स्वागत किया। अब कुछ राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की।
शरद पवार ने कहा कि भले ही उनकी राजनीतिक सोच नरेंद्र मोदी से अलग हो, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री के रूप में वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रीय हित में सामूहिक रूप से काम करने का अवसर मिले, सभी को एक साझा उद्देश्य के साथ आगे आना चाहिए और देश की प्रतिष्ठा मजबूत करने में योगदान देना चाहिए। पवार ने कहा कि भारत की प्रतिष्ठा को बचाने की बात आए तो राजनीतिक मतभेद आड़े नहीं आने चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में देश के सम्मान को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के बाहर भारत की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र के सम्मान की हो तब राजनीतिक मतभेदों को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए। डीआरडीओ ने ULPGM-V3 मिसाइल बनाई है, जो कि एक बेहद आधुनिक हथियार है। यह खास तरह की मिसाइल है जिसे UAE यानी ड्रोन से फायर किया जाएगा। इसका वजन काफ़ी कम है, इसलिए इसे छोटे और मध्यम आकार के भारतीय ड्रोन्स पर आसानी से फिट किया जा सकता है। इसमें प्रेसिजन गाइडेड सिस्टम लगा है, जो लक्ष्य को ट्रैक करके 100% अचूक निशाना लगाता है। सबसे खास बात यह है कि इसका निर्माण पूरी तरह से भारत में MSME कंपनियों ने किया है। यह आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उड़ान है। ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल 100% स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। मिसाइल का पूरा निर्माण भारत में ही हुआ है। भारतीय कंपनियों ने इसे बनाया है और ख़ासतौर पर MSMEs का इसमें विशेष योगदान। विदेशी हथियारों पर भारत की निर्भरता घटने का अनुमान और सेना को इससे आधुनिक युद्ध की नई ताकत मिलेगी, क्योंकि बिना पायलट वाले प्लेटफॉर्म से सटीक हमला आत्मनिर्भर भारत अभियान को और भी मजबूती देता है। यानी जमीन हो, मजबूत बंकर या फिर हवा में उड़ता कोई भी ड्रोन, अब इसके प्रहार से कोई नहीं बचेगा। ULPGM-V3 मिसाइल आसमान का वो साइलेंट किलर है जिसका निशाना कभी चूकता ही नहीं। इसका प्रेसिजन गाइडेड सिस्टम टारगेट को लॉक करता है और फिर पलक झपकते ही तबाही। वजन में हल्का होने के बावजूद इसकी मारक क्षमता इतनी घातक कि अच्छे दुश्मन पस्त हो जाएं। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आसमान का ब्रह्मास्त्र है, जिसे भारत ने खुद बनाया है और ड्रोन से दागी जाने वाली जो मिसाइल है उस पर ये जो भारत ने काम किया है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में। विशाल वेरिस्टो हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। विशाल, ये पूरा सिस्टम क्या है, थोड़ा सा हमें बताइए, और ये किस तरह से भारतीय सेना को और मजबूती देता है? देखिए अजय, अनमैन्ड लाइट वेट प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल, ये इसका पूरा नाम है। और हमने देखा कि किस तरह से रूस और यूक्रेन का जो लड़ाई हुई उसमें हमने देखा कि ड्रोन्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके अंदर। और अब जो युग है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, यानी कि कन्वेंशनल वॉर का अब ज़माना नहीं रहा। मैन टू मैन फाइट से ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है कि हम दुश्मन को उसके इलाके में दूर से ही मात दे सकें। और ऐसे में अब तक हम स्पाइक जो इसराइल की मिसाइल है और हेल फायर जो अमेरिकन मिसाइल है उस पर निर्भर करते थे, लेकिन अब हमने अपना जो मिसाइल बना लिया है, इसे हम अपने ड्रोन तापस के ऊपर भी हम लॉन्च कर सकते हैं। और जैसे कि आपने दर्शकों को बताया कि ये हवा से ज़मीन पर चल रहे टैंकों को भी फायर कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, और हवा से हवा में किसी भी ड्रोन या किसी भी हेलीकॉप्टर को या कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसको नेस्त नाबूद कर सकता है। 12.5 किलो का ये हमारा मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 10 किलोमीटर। जाहिर सी बात है ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे हमने अपना फॉरेन करेंसी तो बचाएंगे ही, साथ ही जो सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। हमने देखा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद किस तरह से सप्लाई चेन में गड़बड़ी आई, किस तरह से रुकावट आई, और अब मिडल ईस्ट में जो चल रही है लड़ाई उसके बाद तो स्थिति और भी गंभीर हो गई है। ऐसे में अगर हम अपनी होममेड मिसाइल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो हमें एक तो फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा हम कभी भी और कितने भी सिस्टम और मिसाइल्स हम बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और ख़ास तौर से इसका जो डेटा है वो हमारे पास ही सुरक्षित रहेगा। अजय, विशाल, अगर हम थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात करें, और आपने कहा कि ये बिल्कुल मेक इन इंडिया तकनीक है और उसमें किसी तरह का को प्रोडक्शन या फिर टेक्निकल ट्रांसफ़र नहीं हुआ है किसी विदेश से, और हम पूरी तरह से जो डेटा है सुरक्षित रहेगा हमारे पास में। थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, क्या हम पूरी तरह से तैयार हैं? कब तक ये कॉमर्शलाइज हो सकता है, और क्या संभावना इस बात की भी है कि कुछ देशों को हम इस टेक्नोलॉजी को निर्यात भी कर पाएँ? देखिए अजय, प्रधानमंत्री ने हमेशा से कहा है कि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड।
और भारत वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, तो जो हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनको हम ज़रूर ये सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका थर्ड स्टेज जो है टेस्टिंग वो हो चुकी है और सबसे पहले हम अपनी फ़ौजों में इसको तैनात करेंगे, क्योंकि अभी हमें अपना फोकस अपनी फ़ौज पर रखना है। और हमने देखा किस तरह से जब लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर में, हमको 2 फ्रंट वॉर पे हमें लड़ाई करनी पड़ी और चाइना ने अब खुलकर बता दिया है कि उसने पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की अगर हम बात करते हैं जिसका सेंट्रल कमांड ग्राउंड पर होता है, तो सबसे पहले हम अपनी फ़ौज में इसको लागू करेंगे। और आपने ऐसे MSMEs की बात की, ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे आए। प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये नहीं कि बड़े नाम, बल्कि MSMEs का जो है वो भी इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो करीब 30 ऐसी MSMEs हैं जो इसकी सप्लाई चेन को तैयार करती हैं और अदानी डिफेंस एक बड़ा नाम है जो अब DRDO के साथ मिलकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। टाटा हमें पता है और कल्याणी हमें पता है, और बड़े नाम हैं। तो ये सब फोकस इसलिए किया जा रहा है कि पहले हम अपनी डिफेंस को मजबूत करें, और जैसे कि लड़ाई में कहा जाता है या बॉक्सिंग में मैं कहूँ कि अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, तो हम अपना अटैक को पहले मजबूत करेंगे। और जाहिर सी बात है अगर ज़रूरत पड़ी हमारे फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को तो हम उनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इंडिया ऑलरेडी 100 कंट्रीज़ को डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। विशाल, ये जो आपने बताया कि जो भारतीय निजी कंपनियां हैं, ख़ास तौर पर कई सारे स्टार्टअप्स भी डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए अलग अलग कंपनियों की मदद कर रहे हैं, ये जो पूरा इकोसिस्टम अभी बीते कुछ वर्षों में जो शुरू हुआ है वो किस तरह से बदलाव आया है और कैसे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों एक साथ दो पहियों की तरह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में खासतौर पर डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और पॉलिसीज़ जो भारत सरकार की हैं उन्होंने कितना पॉजिटिव इसमें कंट्रीब्यूशन किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात होती है अजय इच्छा शक्ति की। पहले आपने एक विजन लेकर सामने आए कि हमें प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना है, उसके बाद आपने पॉलिसीज़ बनाना शुरू किया कि आपको अगर ख़रीदारी करनी है डिफेंस के अंदर भी तो आपको प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा लेना पड़ेगा। 60 to 70% आपको प्राइवेट सेक्टर से ख़रीदारी करनी पड़ेगी अगर हम मेड इन इंडिया की बात करते हैं तो। और स्टार्टअप्स के लिए हर साल फ़ौज जो है वो चैलेंजेस लेकर आती है कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है, अब आप हमें ये बना कर दीजिए। तो हमारा जो यंग बडिंग टैलेंट है वो इसमें उसको एनकरेजमेंट मिलता है, वो इसमें सामने आता है। और स्टार्टअप्स जो है वो एक, देखिए अगर आप एक मिसाइल आपने बनाई तो ऐसा नहीं है कि उसका प्रोडक्शन एक ही साथ हो जाएगा। जैसे हम कार बनाते हैं तो टायर और अलग अलग चीज़ें, सीट्स अलग हैं, टायर अलग है, बाकी चीज़ें अलग है, तो एक पूरी सप्लाई चेन तैयार होती है। ऐसे में जब हमारा स्टार्टअप उसके साथ जुड़ जाता है, स्टार्टअप प्लस MSMEs प्लस बिग जायंट्स, और देन फाइनली DRDO का तो फाइनल जो है वो उनको गाइडेंस देते ही हैं। तो ये सब मिलकर जब एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है तो वो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब तक हमने देखा कि हमारा बहुत ज़्यादा जो डिफेंस का इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा या तो रशियन या इजराइल अब, और रशिया के अलावा अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था, फ्रांस भी उसमें एक है। तो अब ये हमारा प्रधानमंत्री ने हमें ये विज़न दिया है कि आप अपने देश में चीज़ें बनाइए, यहाँ पर अपनी फ़ौज को मजबूत कीजिए, और ज़रूरत पड़ने पर हम उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास रहेगी और हम उसको अपने फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को देंगे। लेकिन इससे ख़ास बात ये रहेगी कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास सुरक्षित रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अगर डेटा दुश्मन के हाथ में लग जाए तो आपकी तमाम टेक्नोलॉजी बेकार हो जाती है। विशाल, जल्दी से, चूंकि रक्षा मंत्री अभी वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर इस वक्त दक्षिण कोरिया में, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आया इस उपलब्धि को लेकर? देखिए, जो रक्षा मंत्री है वो हमेशा जब भी कोई डेवलपमेंट होता है तो उसमें तारीफ ज़रूर करते हैं वो, और ये जाहिर सी बात है कि रक्षा क्षेत्र के अंदर भारत इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और ना सिर्फ हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, वो ना सिर्फ एयरफोर्स और आर्मी तक में वो लिमिटेड है, बल्कि नेवी के अंदर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, फोकस पर उसको रखा जा रहा है, क्योंकि ये भी कहा जाता है वन हु रूल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड। तो हमारी नेवी भी बढ़ चढ़ कर इसमें इसका हिस्सा है। और जो आपने डिफेंस इकोसिस्टम की बात करी जिसमें स्टार्टअप्स वगैरह शामिल हैं, वो नेवी के लिए भी बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। तो हमें अपनी फॉरेन डिपेंडेंसी को जितना भी हम कर सकें वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। और जाहिर सी बात है डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते उनके लिए और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। बहुत धन्यवाद विशाल वरिष्ठो, इस तमाम एनालिसिस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप देख रहे हैं समाचार। खिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है, हमको तो एक ही नाम याद आता है, MD शाही पनीर मसाला।
पनीर को क्या मस्त बना डाला। एनडीएस का असली शाही पनीर मसाला। वो असली मसाले सच एमडीएच। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। वियतनाम दौरे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने दक्षिण कोरिया के आधिकारिक दौरे पर पहुंच चुके हैं। आज रक्षा मंत्री ने कोरिया के राष्ट्रीय स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित की और उन बहादुर सैनिकों को नमन किया जिन्होंने अपने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। अपने एक्स अकाउंट पर रक्षा मंत्री ने लिखा कि भारत कोरिया गणराज्य के साथ एकजुटता में खड़ा है और अपने नायकों की विरासत का सम्मान करता है। दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर विचार विमर्श करेंगे। वे साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा को संबोधित करते हुए भारत की सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के प्रति अडिग प्रतिबद्धता को दोहराया है। श्री नड्डा ने कहा कि संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज इसी दृष्टिकोण के तहत भारत सभी के लिए सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं तेजी से पहुंचा रहा है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया है, जिसके तहत अब तक 88 करोड़ से ज़्यादा दुनिया के सबसे बड़ी अद्वितीय डिजिटल स्वास्थ्य आईडी का कार्यक्रम पूरा किया जा चुका है। ये सहज और समेकित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में बड़ी मदद कर रहा है। इसके साथ ही एआई पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि एआई का भविष्य नैतिक, समावेशी और मानव केंद्रित प्रणालियों पर आधारित होना चाहिए ताकि वैश्विक स्तर पर समान और भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा दिया जा सके। India is accelerating towards universal health coverage by expanding access to quality and affordable health care. For this, we have established 185,000 health and wellness centers, namely Ayushman Arogya Mandirs. In addition, we are committed to developing a robust and resilient public health infrastructure for pandemic preparedness and emergency responses. Complementing this, the Ayushman Bharat Digital Mission is strengthening India's national digital health ecosystem by creating over 880 million unique digital health identities which facilitate longitudinal health records and seamless continuum of care. और आपको याद होगा कि अर्थव्यवस्था को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने कल कुछ सवाल उठाए थे। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसका जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी से कुछ तीखे सवाल भी किए हैं। सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट करके उन्होंने मोदी सरकार की जनहित में बनी नीतियों का जिक्र किया और विपक्ष पर सवाल भी दागे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष से ये सवाल पूछा है कि जो 58 करोड़ जनधन खाते बने हैं वो किसके लिए हैं, उसका फायदा किससे मिलता है। 57 करोड़ जो मुद्रा लोन खाते हैं वो किसके लिए हैं। साथ ही साथ जो कामगार और रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और जो पीएम इंटर्नशिप योजना बनाई गई है वो किसके लिए है। ई श्रम कार्ड और जी राम जी अधिनियम, आयुष्मान भारत, ये सारी योजनाएं हैं किसके लिए। उन तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कांग्रेस और विपक्ष से ये सवाल पूछे हैं कि 9 करोड़ से ज़्यादा जो प्रधानमंत्री किसान संवितरण किया गया है, लगातार 6,000 रुपये प्रति वर्ष, वो किसके लिए है। महिलाओं को सशक्त करने वाली लखपति दीदी और लखपति द्रोण दीदी जैसी योजनाएं हैं वो किसके लिए है। साथ ही साथ जो फ्यूल पर अभी उत्पाद शुल्क कटौती की गई है सेंटर की तरफ से, उसका फायदा किसे मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मुहैया कराता है वो किसके लिए है। इसके साथ ही साथ 1 करोड़ स्वनिधि खाते जो कि रेहड़ी पटरी पर स्वरोजगार करने वालों के लिए है वो किसके लिए है। किसानों को महंगी खाद न मिले उससे बचाने के लिए जो सब्सिडी दी जाती है वो किसके लिए है। एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए
जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है ECLGC 5.0 वो किसके लिए थी। साथ ही साथ जो हमने कृषि ऋण में वृद्धि देखी है 15% से ज़्यादा की, और जो MSME ऋण दिया गया है देश में उसमें 33% की वृद्धि हुई है। ये सारे डेटा क्या दिखाते हैं? क्या ये अर्थव्यवस्था की मजबूती की तरफ संकेत करते हैं या नहीं? और अब एक और महत्वपूर्ण खबर, एक राष्ट्र एक चुनाव, इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव अगर एक साथ कराए जाते हैं तो देश को 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है, और इस बचाई गई राशि का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है। आपको याद है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनका बजट ही 7 लाख करोड़ रुपए से कम है, और उन्होंने दावा किया कि इस बजट से देश की जो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP है उसमें 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो सिर्फ एक कदम से अगर आप 7-7.5% पे हैं तो सीधे 9% पर लेकर के जा सकते हैं भारत को, और जो विकास का लक्ष्य हमने 2047 तक तय किया है विकसित भारत बनने का, उसके लिए कहा जाता है कि भारत को 9 से 10% का विकास और कम से कम 8% का जो GDP है वो हर साल बनाए रखना ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा बयान आया है संसदीय पैनल की तरफ से कि अगर देश में एक साथ एक चुनाव होते हैं तो 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी और GDP में प्रतिवर्ष 1.6% की वृद्धि। समिति के अध्यक्ष के मुताबिक इस कदम से बचने वाला जो राजस्व है वो सीधे तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल अगर किया जाए तो वो भी GDP को इंक्रीमेंट करेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है, गरीबों के कल्याण से जुड़ी विकास योजनाओं में धनराशि को बढ़ाया जा सकता है। समिति इस वक्त गुजरात के 3 दिनों के दौरे पर है और समिति ने राज्य के मुख्य सचिव को एक व्यापक रिपोर्ट भी तैयार करने का निर्देश दिया है, जिससे इस व्यवस्था से यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन से उद्योग, रोजगार, अर्थव्यवस्था और पर्यटन पर पड़ने वाले जो सकारात्मक प्रभाव हैं उनका आकलन किया जाएगा। PP चौधरी ने भी स्पष्ट किया कि देश में 6 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने भी इस प्रस्ताव को संवैधानिक रूप से पूरी तरह से वैध माना है। समिति का यह मुख्य उद्देश्य है कि सभी पक्षों को, सभी दृष्टिकोणों को सुन करके एक व्यापक राष्ट्रीय सहमति बनाए, जिससे देश हित में इस बड़े सुधार को धरातल पर सभी की सहमति से उतारा जा सके। ये सिर्फ एक टाइम टेबल सेट करने का है, जो कि किसी राज्य को अधिकार कम देना और ज्यादा देने की बात नहीं है। और अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा कि इससे GDP पे 1.6% का फर्क पड़ेगा। अगर 7 चुनाव होते हैं तो 7 लाख करोड़ रुपया देश का बचता है, और वो पैसा जो है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए और अन्य कामों के लिए, आम जन के काम वो पैसा आ सकता है। यही नहीं, उन्होंने तो ये दिया कि ये तो डायरेक्ट असेसमेंट है। इनडायरेक्ट असेसमेंट जो है वो इमेंस है, जिसके हम देखते हैं कि गवर्नेंस में सबसे बड़ा नुकसान होता है। अगर मैं सिर्फ आपको एक आंकड़ा दूं तो देश में जितने भी राज्य हैं, अगर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये 2 राज्यों को, जो बड़े राज्य हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो सभी राज्यों का पूरे साल का जो बजट है वो 7 लाख करोड़ से कम है। और अगर साल भर में बचत होती है इतनी, तो आप समझिए कि अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा फायदा हो सकता है। पेपर लीक की बात करते हैं। पेपर लीक के बाद 21 जून को नीट UG की दोबारा परीक्षा होने जा रही है। उसमें कोई भी गड़बड़ी न हो, इसके लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई और तैयारियों का जायजा लिया। परीक्षा में 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा देंगे। बैठक में परीक्षा के संचालन में पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में मौजूद सभी कमियों की पहचान कर उन्हें पुनर्परीक्षा में पूरी तरह से दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि पुनर्परीक्षा का आयोजन कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के तहत सुरक्षित, सुचारू तरीके से किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये निर्देश दिया कि राज्यों के जिला मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधीक्षक के साथ समन्वय बैठकें आयोजित की जाएं, ताकि परीक्षा व्यवस्थाओं को प्रभावी निगरानी और सुनिश्चित किया जा सके। परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को छात्रों के लिए परिवहन, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट चीता की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारत में चीता पुनर्स्थापना पहल की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 20 चीतों के संस्थापक समूह से शुरुआत की गई थी। वर्तमान में चीतों की संख्या 53 हो गई है। इनमें से 33 भारत में ही जन्मे हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि स्थानांतरित
चीतों और उनके शावकों की उत्तरजीविता दर मानक के बराबर या फिर उससे बेहतर है। कूनो नेशनल पार्क और गांधी सागर गार्डन को विस्तार के लिए प्राथमिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है, जबकि गुजरात और मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों में परियोजना का विस्तार किया जाएगा। भारतीय रेलवेज ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। मार्च 2026 तक कुल करीब 69,873 किलोमीटर को रूट को इलेक्ट्रीफाई किया जा चुका है। पूरे नेटवर्क का ये 99.6% है, यानी अब जितनी पूरा नेटवर्क है अब वो इलेक्ट्रिक लाइन पर चलेगा, यानी बिजली से चलेगा। 2015 से 2014 के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन की गति बहुत ही धीमी थी। प्रतिदिन केवल औसतन 1.4 किलोमीटर की दर से ये इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा था और मुख्य फोकस था हाई डेंसिटी कंप्यूटर और इंटरसिटी रूट्स। इसके बाद 2014 से 2020 के बीच में जो भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण किया गया, इसमें तेजी आई, निवेश और संसाधनों में वृद्धि हुई और नेटवर्क का विस्तार किया गया। और जो तीसरा फेज आया 2020 से 2026, इसमें मिशन मोड में एक्सेलरेशन हुआ और प्रगति तेज की गई, मॉनिटरिंग तेज की गई और प्रतिदिन 15 किलोमीटर से ज़्यादा रूट को इलेक्ट्रीफाई किया गया। लगभग नेटवर्क दोगुना हो गया। मार्च 2026 तक भारत का ब्रॉड गेज नेटवर्क लगभग पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका था और इस उपलब्धि के साथ साथ भारत यूरोपीय संघ, यूके और अमेरिका की प्रमुख रेल प्रणालियों से भी आगे निकल चुका है। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की अपनी यात्रा में एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पिछले एक दशक से अथक प्रयास जारी है। अनुसंधान, नवाचार और वैश्विक साझेदारी में रणनीतिक निवेश भारत को तकनीकी प्रगति में आगे लेकर जा रहा है। भारत के टेक हब भविष्य के नवाचार केंद्र के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। भारत का आईटी और जीसीसी सेक्टर अब $100 बिलियन के मुकाम की ओर बढ़ रहा है और दुनिया देख रही है कि भारत सिर्फ आउटसोर्सिंग देश नहीं बल्कि नवाचार और तकनीक का अगला वैश्विक हब बनकर उभर रहा है। भारत में मौजूद ये हब अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि नए उत्पाद और तकनीक का भी विकास कर रहे हैं। ये देश की टेक्नोलॉजी क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए इनोवेशन हब बनते जा रहे हैं। नैस्कॉम और जिनोव की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स वित्तीय वर्ष 2026 में $98.4 बिलियन का राजस्व हासिल करने वाले हैं। ये आंकड़ा पहले 2030 के लिए अनुमानित था, लेकिन इसके लक्ष्य से काफी पहले हासिल कर लेने की उम्मीद है। जेपी मॉर्गन, मैकडॉनल्ड्स, एनवीडिया जैसी कंपनियां अब अपने जीसीसीज यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का इस्तेमाल सिर्फ आउटसोर्सिंग के लिए नहीं बल्कि फाइनेंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिसर्च और डेवलपमेंट जैसी उच्च मूल्य वाली सेवाओं के लिए भी कर रही है। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुशल कार्यशक्ति और तेज स्किलिंग मॉडल ने इसे संभव कर दिखाया। रिपोर्ट की माने वित्तीय वर्ष 2026 के अंत तक भारत में 2000 से ज्यादा जीसीसीज होने की संभावना है, जो लगभग 2.36 मिलियन लोगों को रोजगार दे पाएगी। इस वर्ष अब तक बीएसएफ, ईबे और रिवॉल्ट जैसी कंपनियों ने भारत में नए केंद्र खोलने या विस्तार करने की योजना बनाई है। अमेरिकी कंपनियां भारत में अपने जीसीसी तेजी से बढ़ा रही हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें प्रतिभावान और तकनीकी रूप से कुशल टैलेंट आसानी से मिलते हैं। भारत का आईटी सेक्टर वित्तीय वर्ष 2026 में $300 बिलियन से अधिक की कमाई करने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बदलाव नए अवसर और चुनौतियां दोनों ला रहे हैं। नैस्कॉम और जिनोव की रिपोर्ट बताती है कि भारत अब सिर्फ सेवा प्रदाता नहीं बल्कि वैश्विक नवाचार और तकनीकी नेतृत्व का केंद्र बन रहा है। ग्लोबल कंपनियों की निगाहें अब भारत की प्रतिभा और नवाचार पर हैं। ये देश केवल भविष्य की सेवाओं का केंद्र नहीं बल्कि वैश्विक तकनीकी नेतृत्व का हब बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। बुलेटिन में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं समाचार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव किया है। कुल आरक्षण को अब 17% से घटाकर 7% कर दिया गया है। नई नीति के तहत अब यह आरक्षण केवल वास्तविक पिछड़े हिंदू समुदायों को दिया जाएगा जो एससी और एसटी श्रेणी में शामिल नहीं है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदायों को दिए जा रहे ओबीसी लाभ को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। ओबीसी आरक्षण में जिन्हें लाभ मिलेगा उनमें जो 66 वर्ग हैं उनको नामित किया गया है और जिन वर्गों को ये लाभ मिलेगा उसकी लिस्ट भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। ओबीसी तत्काल प्रभाव से जो मुस्लिमों को जो ओबीसी श्रेणी में जो आरक्षण मिलता था अब वो समाप्त कर दिया गया है। कपाली, कुर्मी, नाई जिनको नापित भी कहते हैं, तांती, धनुक, कसाई, खंडायत, तुरहा, देवांग, ये सारे जो वर्ग हैं उन सभी को अब ओबीसी आरक्षण में लाभ मिलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के राजनीतिक जीवन, ऐतिहासिक फैसलों और उनकी राष्ट्र सेवा को दर्शाती एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान की दुर्लभ तस्वीरों और स्मृतियों को संजोया गया है। पेश हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये रिपोर्ट। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का मंगलवार को उद्घाटन किया गया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के समृद्ध सफरनामा पर आधारित यह प्रदर्शनी केवल एक राजनेता के सफर की कहानी नहीं बल्कि भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण कालखंड का जीवंत दस्तावेज है। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण वो ऐतिहासिक क्षण है जब 1 जून 1996 को एचडी देवेगौड़ा ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके साथ ही उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी कुछ बेहद खास चीजें जैसे उनकी कलाई घड़ी को भी यहां दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में उनके कार्यभार संभालने से लेकर भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के गौरवशाली अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के ऐतिहासिक दृश्यों को यहां बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। 13 और 14 फरवरी 1997 को उनके जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक दौरे की यादें, 15 से 18 नवंबर 1996 को इटली में आयोजित वर्ल्ड फूड समिट में उनकी भागीदारी, 16 अक्टूबर 1997 को पश्चिम काशी श्री विश्वनाथ टेम्पल और काउंसिल ऑफ हिंदू टेम्पल ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा उन्हें दिए गए भक्त कनकदास अवार्ड, अक्टूबर 2096 में रामकृष्ण मिशन आश्रम में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए भी उन्हें दिखाया गया है। देश के भीतर राजनीतिक सौहार्द की मिसाल पेश करती 4 जून 1996 की वो तस्वीर भी मौजूद है जब प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात की थी। फरवरी 1997 की मॉरिशस यात्रा और दिसंबर 1996 के बांग्लादेश के दौरे के साथ ही राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए उन्हें दिए गए मानव उत्थान सेवा समिति अवार्ड को भी इस प्रदर्शनी में सहेज कर रखा गया है। आदरणीय देवेगौड़ा जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जन्म दिवस पर यह प्रदर्शनी लगाई गई थी। मुख्य रूप से जो यहाँ पर विजिटर्स आएंगे उनके लिए यह विशेष रूप से रखी गई है जिससे कि उनको यह जानकारी हो सके विशेष रूप से कि किस प्रकार एक कर्नाटक प्रदेश से एक फार्मिंग कम्युनिटी से व्यक्ति एस्पायर कर सकता है कि वह भारत का प्रधानमंत्री बने। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी प्रायः यह कहा करते थे कि प्रधानमंत्री संग्रहालय से
नए पीढ़ी को यह संदेश हमेशा जाना चाहिए कि वह भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री संग्रहालय द्वारा संस्कृति का प्रसार, समुदाय समरसता और विरासत विषय पर भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में विविध समुदायों की जीवंत विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं और संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया है। इस प्रदर्शनी में भारत के प्रधानमंत्रियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए गए प्रमुख उपहारों को प्रदर्शित किया गया है। समग्र रूप से ये वस्तुएं भिन्न भिन्न समुदायों की परंपराओं, शिल्प कौशल, आस्था और सामाजिक पहचानों को मूर्त रूप प्रदान करती हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब देखते हैं कान फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी कुछ खबरें। ग्लोबल सिनेमा के सबसे बड़े और सबसे ग्लैमरस मंच यानी 79वें कान फिल्म फेस्टिवल में इस बार एक अनोखी जुगलबंदी देखने को मिल रही है। ये जुगलबंदी है भारत और रूस की। कान के इस भव्य मेले में दोनों देश अपने ऐतिहासिक सिनेमाई रिश्तों को एक मॉडर्न और ग्लोबल पहचान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस साल की कान 2026 को प्रोडक्शन मीटिंग में भारत से आए स्वतंत्र फिल्मकार, सेल्स कंपनियां और प्रोडक्शन हाउस रूसी खरीदारों के साथ सीधे संवाद करते नजर आए। रूसी फिल्मकारों ने भारत की विविध और समृद्ध कहानियों में रुचि दिखाई, जबकि भारतीय टीम रूस की तकनीकी विशेषज्ञता और क्रिएटिव संसाधनों के साथ साझेदारी के नए अवसर तलाश रही थी। They were amazing. They were उनसे बातचीत काफ़ी अच्छी हुई, फ्रूटफुल रही काफ़ी, और हम वी आर जस्ट होपिंग दैट एक लॉन्ग कोलैबोरेशन का स्टार्ट होगा। ये कांस में मेरा पहली बार है और मैं इंडियन पैवेलियन, फीकी, एनएफडीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट में हम पहली बार आए हैं तो ये ओवरवेल्म्ड होने का चांसेस है, मगर जिस तरह से उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, जब अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने रशियन पैवेलियन इसमें बात किया डिग्नेटरीज से, ये काफ़ी मददगार है हम लोगों के लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि द काइंड ऑफ एक्सपोजर व्हाट वी आर गेटिंग हियर, इट्स ट्रिमेंडस। मॉस्को से रूसी फिल्म मेकर वेलेरी और भारतीय फिल्मकारों के बीच बातचीत ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये साझेदारी सिर्फ पुरानी यादों में ही नहीं रुकेगी, बल्कि आने वाले समय में वैश्विक सिनेमा के बाजार में एक नई हलचल पैदा करेगी। Really great opportunity to communicate Russia, India, and to have some co-productions, distributors in both sides, Russian movies in India and Indian movies in Russia. So I think that we have great connections here right now, and we will discuss all the things, and cinema could be a really great connection because we are sharing the stories, and this is the universal language for all the people around the world. So basically it's could be really interesting to connect to each other by the cinema. साफ है कि भारत और रूस का ये सिनेमाई सफर सिर्फ गुजरे जमाने की यादों तक सीमित नहीं है। आने वाले वक्त में रूस की बेमिसाल तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की समृद्ध विविधता से भरी कहानियों का एक अनूठा संगम देखने को मिल सकता है। भारत और रूस के बीच का सिनेमाई रिश्ता 1950 के दशक से आज तक लगातार गहरा हो रहा है। राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन सरीखे सितारों को रूस में जबरदस्त प्यार मिला और फिर दौर आया को प्रोडक्शंस और कोलैबोरेशंस का। आज रूस अपनी शूटिंग लोकेशंस और कहानियों के लिए भारत की ओर आकर्षित हो रहा है। यकीनन ये सिनेमाई रिश्ता दोनों देशों के बीच अटूट और समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती का प्रतीक है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान।
इंडियन प्रीमियर लीग में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। यह मुकाबला केकेआर के लिए बेहद अहम है और टीम को अगर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है तो टीम को हर हाल में मुंबई के खिलाफ मुकाबला जीतना होगा। वहीं मुंबई की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन टीम कोलकाता का समीकरण वो बिगाड़ सकती है। केकेआर ने इस सीजन की शुरुआत मुंबई के खिलाफ मुकाबला खेलकर की थी, जहां टीम को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम उस हार का बदला लेना चाहेगी। ब्राजील ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है। 26 सदस्यीय टीम में स्टार खिलाड़ी नेमार जूनियर को भी शामिल किया गया है। टीम के मैनेजर कार्लो एंचिलोटी ने स्क्वाड की घोषणा की। 5 बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील ने फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जहां सबसे चौंकाने वाला नाम नेमार जूनियर की वापसी रही। नेमार 3 साल बाद ब्राजील की टीम में लौटे हैं। 34 साल के नेमार चोट के चलते 2023 के बाद से ब्राजील के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए। नेमार करियर का चौथा वर्ल्ड कप खेलेंगे। ब्राजील को ग्रुप सी में रखा गया है, जहां टीम का पहला मैच 13 जून को मोरक्को से होगा। इसके बाद टीम की भिड़ंत हैती और स्कॉटलैंड से होगी। ब्राजील के मुख्य कोच कार्लो एंचिलोटी ने सोमवार को रियो डी जेनेरियो में टीम का ऐलान किया। नेमार के लिए कोच कार्लो एंचिलोटी ने साफ कहा कि उनकी फिटनेस पर बारीकी से नजर रखी गई, जिसके बाद विश्व कप दल में उनको शामिल करने का फैसला लिया गया। देखिए, साल भर जो उनका असेसमेंट किया गया, उसमें सबसे प्रमुख बिंदु फिजिकल रूप से वो कितने फिट हैं, इस बात को जांचा परखा गया। नेमार के लिए क्योंकि फिजिकल रूप से फिट होना सबसे अहम मुद्दा था। उसने लगातार पिछले कुछ मैच खेले। हालांकि इस बात की संभावना है कि वो अपने फिजिकल कंडीशन में और भी ज्यादा सुधार करें, ताकि वो वर्ल्ड कप के पहले मैच से पहले काफी बेहतर तरीके से सामने आ सके। 34 साल के नेमार जूनियर ब्राजील के क्लब सैंटोस के लिए खेलते हैं। वो ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। पहले ये रिकॉर्ड पेले के नाम था। 128 मैचों में नेमार ने 79 गोल किए हैं। ब्राजील ने 5 बार फीफा विश्व कप का खिताब जीता है। आखिरी बार टीम 2002 में चैंपियन बनी थी। हालांकि इसके बाद से टीम एक बार भी फाइनल में नहीं पहुंच पाई। 2014 में घरेलू मैदान पर टीम ने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। ब्राजील इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से भी एक है। देखिए, हमने साल भर नेमार का मूल्यांकन किया है और मुझे ये बताते हुए संतोष हो रहा है कि उनकी फिजिकल कंडीशन अब बहुत ज्यादा बेहतर है। वो हमारे लिए काफी अहम साबित होंगे। इस विश्व कप में वो हमारे लिए अहम खिलाड़ी रहेंगे। उन्हें अपनी जिम्मेदारी का अच्छे तरीके से एहसास है। मुझे लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। इस बीच नेमार के फुटबॉल विश्व कप 2026 में भाग लेने की खबर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। कई प्रशंसक इस बात से बेहद खुश हैं कि पेरिस सेंट जर्मेन के पूर्व स्टार दुनिया के सबसे रोमांचक टूर्नामेंट में राष्ट्रीय टीम में वापसी करेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने 22 साल में पहली बार इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। टीम ने यह उपलब्धि मैनचेस्टर सिटी और बॉर्नमाउथ के बीच खेले गए मुकाबले के 1-1 से ड्रा रहने के बाद हासिल किया। आर्सेनल ने यह कामयाबी एक मैच शेष रहते ही हासिल कर ली। आर्सेनल की टीम अब अपना आखिरी मुकाबला रविवार को क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ खेलेगी, जहां पर टीम को ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। आर्सेनल ने आखिरी बार साल 2004 में प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम किया था। वैसे आर्सेनल की टीम का शानदार खेल केवल प्रीमियर लीग में ही नहीं बल्कि चैंपियंस लीग में भी देखने को मिला है, जहां टीम 30 मई को प्रतियोगिता के फाइनल में पीएसजी के खिलाफ उतरेगी। 2 बार के विंबलडन चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन से हटने का फैसला लिया है। वो कलाई की चोट की वजह से अगले महीने होने वाले विंबलडन से हट गए हैं। अल्काराज पिछले महीने बार्सिलोना ओपन के दौरान दाहिनी कलाई में चोटिल हो गए थे। वो फ्रेंच ओपन से भी पहले ही नाम वापस ले चुके हैं। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में यह क्ले कोर्ट टूर्नामेंट जीता था। अल्काराज ने साल की शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर की। वो 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए।
अल्काराज ने 2023 और 2024 में लगातार 2 बार विंबलडन का खिताब अपने नाम किया था। तो फिलहाल समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।